गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बंथरा लखनऊ से आप सभी बीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं का अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं जिस टॉपिक पर परिचर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अथवा निर्धारक। छात्रों, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अथवा निर्धारित करने वाले कारकों से तात्पर्य कुछ वैसे कारकों से होता है जिनसे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो कुछ भी बनता है उस व्यक्तित्व को बनाने में कई सारे निर्धारक या कई सारे कारक कार्य करते हैं और इन कारकों अथवा निर्धारकों से प्रभावित होकर के ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे कारकों को दो भागों में बांटा है। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकता या जैविक प्रक्रियाओं से होता है। ऐसे कारकों को हम आनुवंशिक या जैविक कारक के नाम से पुकारते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से होता है। आप हम सभी जानते हैं कि जन्म के उपरांत व्यक्ति किसी समाज या संस्कृति में ही रहता है, उसी वातावरण में पाला पोसा जाता है। अतः वातावरण से संबंधित भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व के निर्धारकों को दो भागों में बांटा गया है। इन आधारों पर या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक या आनुवंशिक कारक, दूसरा है पर्यावरणीय कारक। छात्रों, आज हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जैविक अथवा आनुवंशिक कारक या निर्धारक की परिचर्चा अपने इस पहले वीडियो के माध्यम से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों की चर्चा करेंगे। तो अगर हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक कारकों या आनुवंशिक कारकों की चर्चा करते हैं तो उसमें जैविक कारकों से तात्पर्य होता है ऐसे कारक जो आनुवंशिक होते हैं तथा जन्म से पहले से ही व्यक्ति में यानी गर्भावस्था में आने पर ही व्यक्ति में आनुवंशिकता से वो कारक कार्य करने लगते हैं तथा व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शारीरिक संरचना। हम आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब गर्भ में आता है तभी उसका आकार, प्रकार, शारीरिक संरचना, रंग, रूप ये सब चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं उसकी आनुवंशिकता से। व्यक्ति इसके उपरांत भी, जन्म के उपरांत भी उसकी जो शारीरिक संरचना है, उसकी कद काठी है, वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हालांकि शारीरिक संरचना उसके शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है, किंतु ये शारीरिक कारक व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक कारकों को भी प्रभावित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कक्षा में कोई एक सुंदर और आकर्षक बच्चा होता है तो उसके प्रति शिक्षकों का नज़रिया काफ़ी अनुकूल होता है। उसके माता पिता का भी नज़रिया उसके प्रति काफ़ी अनुकूल पाया जाता है। आस पड़ोस और सहपाठियों का भी उसके प्रति नज़रिया उदारवादी पाया जाता है और सकारात्मक पाया जाता है। और यही कारण है कि उसमें तमाम सारे सकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुण जैसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, इसके अतिरिक्त अन्य कई सकारात्मक मनोवैज्ञानिक गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं। वहीं कक्षा में एक विकर्षक बालक यानी उतना आकर्षित करने वाला बालक नहीं होता है, उतना सुंदर कद काठी रंग रूप वाला भी नहीं होता है। तो ऐसे बालकों के प्रति अगर मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को नहीं है तो ऐसे शिक्षक कभी कभी ऐसे बालकों के साथ उतना उदार व्यवहार नहीं करते हैं, उतना लगाव उनके प्रति नहीं रखते हैं, जिसके कारण ऐसे बालकों में एक हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे बालक और उनके अंदर नकारात्मक तमाम सारे मनोवैज्ञानिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं है तो शारीरिक संरचना जो कि शारीरिक गुणों से बना होता है, किंतु
ये शारीरिक गुण कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक गुणों पे भी प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रासायनिक ग्रंथियाँ भी होती हैं व्यक्ति के शरीर में, जो कि जिनसे कि तमाम सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ऐसी ग्रंथियों को जिनमें तमाम सारे हार्मोन्स निकल करके ब्लड में मिल करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो आइए हम कुछ इन ग्रंथियों की भी चर्चा कर लेते हैं जिनसे निकलने वाले हार्मोन्स व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहला पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स आता है। इस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे कि लंबाई आदि नियंत्रित होती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों को भी यह प्रभावित करता है, मांसपेशियों के विकास में यह प्रभावित करता है हार्मोन्स। पीयूष ग्रंथि की एक और विशेषता होती है कि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स, कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथि आदि के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। यदि ये ग्रंथियाँ इन ग्रंथियों से हार्मोन समुचित मात्रा में नहीं निकलता है तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स से निकलने वाला हार्मोन्स इन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी को दूर करता है। यही कारण है कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एड्रिनल ग्रंथि की चर्चा होती है। एड्रिनल ग्रंथि का स्थान वृक्क यानी किडनी में होता है। इस ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। पहला बाहरी भाग जिसे कार्टेक्स कहते हैं तथा भीतरी भाग जिसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलता है उसको कार्टिन कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स तथा नमक चयापचय का नियंत्रण व्यक्ति के शरीर में करते हैं। कार्टेक्स द्वारा सही रूप में कार्य नहीं करने पर व्यक्ति में थकान व आलस्य बढ़ जाता है। एड्रिनल मेडुला द्वारा दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, इपाइनेफ्राइन या एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्राइन या नॉरएड्रेनालिन। इन दोनों को एक साथ मिलाकर के कैटकोल हार्मोन्स बनता है। एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे संवेगों पर नियंत्रण करता है। यानी इससे निकलने वाला हार्मोन्स ब्लड में मिल करके सामयिक स्थितियों में हमें अपने संवेगों पर नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे हम कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, कभी भयभीत हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह की सामयिक स्थितियों को नियंत्रित यानी इस तरह की आपात स्थितियों को नियंत्रित करने में यह कैटकोल हार्मोन्स कार्य करता है। यही कारण है कि इसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कंठग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड्स, जो कि शरीर में गले के पास होता है, कंठ के पास होता है, इस ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स को थायरॉक्सिन कहा जाता है, जिसका प्रभाव शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पर पड़ता है। इसकी कमी से बच्चों में बौनापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अन्य प्रभाव हृदय गति पर पड़ते हैं, श्वसन गति पर पड़ते हैं, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर आदि पर भी इसका प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त उपकंठ ग्रंथि है। इसका स्थान गले में ही कंठ ग्रंथि के पास में, थायराइड ग्लैंड्स के पास में ही होता है और इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसका वजन भी 0.1 ग्राम के आसपास होता है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स है पाराथोर्मोन कहते हैं, जो कि खून में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा को निर्धारित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में एक तरह की शिथिलता आ जाती है। यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त पैंक्रियाज ग्रंथि की चर्चा कर लेते हैं, जो कि व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करता है। इसका स्थान अमाशय के नीचे होता है, यानी पेट में होता है। इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकागोन। हम सभी जानते हैं कि ग्लूकागोन का उतना महत्व नहीं होता है। इंसुलिन जो होती है वो रक्त में
चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त रूप में संतुलित मात्रा में शरीर को मिलती रहती है तो शुगर की बीमारी नहीं होती है। शुगर अगर इंसुलिन की मात्रा की कमी हो जाती है व्यक्ति को ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ की बीमारी का खतरा अधिक हो जाता है। इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक हो जाने पर भी इसमें तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। इसके अतिरिक्त यौन ग्रंथि यानी सेक्स ग्लैंड्स भी है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करने का कार्य करता है। महिलाओं में यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुषों में यौन ग्रंथि को टेस्टिकल्स कहते हैं। टेस्टिस में से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसको एंड्रोजोन कहा जाता है। इससे पुरुषों में प्राथमिक तथा गौड़ यौन गुण का विकास होता है। ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसको एस्ट्रोजोन्स तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। इससे लड़कियों में गौड़ यौन गुण का विकास होता है, जैसे आवाज़ का मधुर हो जाना, महीन होना इत्यादि पाया जाता है। इसके अलावा स्त्रियोचित गुणों का भी विकास उनके अंदर होता है। इसके अतिरिक्त स्नायुमंडल यानी नर्वस सिस्टम होता है जो कि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है और निर्धारित करता है। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में इसका भी प्रमुख स्थान होता है। जिन व्यक्तियों में स्नायुमंडल का अधिक विकास होता है उनकी बुद्धि तेज होती है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति रखते हैं। व्यक्तियों का जो स्नायुमंडल है, नर्वस सिस्टम जिनका विकसित नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं, असामाजिक तथा विकृत चरित्र वाले होते हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों ने अपने इस टॉपिक के अंतर्गत व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविक अथवा आनुवंशिक कारकों की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने तमाम सारी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की चर्चा की। अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले पर्यावरणीय कारकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।